अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद की गुमशुदगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त ना देने और पार्टी रहनुमाओं को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात से रोकने के बाद हुकूमत पर अब अपोजिशन लीडर की रिहाइशगाह पर छापों के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, जिसके बाद हुकूमत की नीयत को लेकर ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या हुकूमत वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने में संजीदा है या नहीं। क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है, मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त इक़दामात भी सामने आ रहे हैं, जिससे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के इम्कानात मज़ीद कम हो गए हैं। अहम बात यह कि आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं, जिस पर उमर अयूब ने दावा किया है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें और इदारे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर छापे भी मारे जा रहे हैं। फॉर्म 47 की शहबाज शरीफ की हुकूमत इतने बौखलाहट का शिकार है कि सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक रूटीन में मेरे अरेस्ट वारंट्स इशू किए थे, और जो कि जज साहब हमेशा खत्म भी कर देते होते हैं जब हाजिरी होती है। तो उस पे मियांवाली पुलिस की टीम और इस्लामाबाद पुलिस टीम ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे इस्लामाबाद के रिहाइशगाह पे घर पे रेड किया अरेस्ट करने के लिए। ये सारी चीजें, आवाजें ये कुचलने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। उमर अयूब हुकूमत पर अपनी गिरफ्तारी की कोशिश का इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि जुमेरात को अडियाला जेल इंतजामिया ने पार्टी रहनुमाओं को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात से भी रोक दिया था, और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त भी नहीं दी गई थी, जिस पर कल हमारे प्रोग्राम में वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने दावा किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ अफरा तफरी पैदा करने के लिए इस्लामाबाद में जलसा करना चाहती थी। राना सनाउल्लाह ने यह भी दावा किया था कि 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैरूनी मदद हासिल थी, जिसके सबूत भी हुकूमत के पास मौजूद हैं। जलसा जो वो कर रहे थे, तो इसमें वो कौन सा कोई रियासती या मुल्की कोई मकसद था कि जिसके असूल के लिए वो ये जलसा करना चाहते थे। इनका मकसद तो जो है वो मासवाए अफरा तफरी के और कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो, इसके अलावा इनका तो और कोई सरोकार नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ को एपीसी में शिरकत की दावत भी नहीं दी जाएगी। मेरा ख्याल है कि इत्माम हुज्जत किया जाना चाहिए, दावत दी जानी चाहिए, और वहाँ पे आके जो वो खराबी करेंगे उसको भी पेश नजर रखते हुए जो है वो इस बात का भी इंतजाम होना चाहिए। 9 मई के जो वाकयात हैं उनमें इन्हें बैरूनी मदद भी हासिल थी इस मुल्क में अफरा तफरी और जो है वो हंगामा राई करने, इनके ताने बाने थे। हुकूमत 1 साल बाद भी 9 मई से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी प्रोमिनेंट रहनुमा को सजा नहीं दिलवा सकी है, और कई लोगों के खिलाफ अब तक चालान भी जमा नहीं करवाए गए हैं। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैरूनी मदद का एक और इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि राना सनाउल्लाह ने कल हमारे प्रोग्राम में यह भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ इत्माम हुज्जत के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी, क्योंकि उनका ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए एपीसी में शरीक होगी। वफाकी हुकूमत के इन बयानात और मुख्तलिफ इक़दामात से वाज़े होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सियासी जमातों से बातचीत नहीं करना चाहती, लेकिन हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के मामले पर संजीदा नहीं नज़र आ रही है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तो कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमसे मुज़ाकरात करे, हमारे साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। जहाँ स्पीकर, इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। हम इन तमाम मामलात पे बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक ने। मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तरफ तो हुकूमत मुज़ाकरात की पेशकश भी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो इक़दामात हैं तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक वो भी सख्त होते जा रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा मिल नहीं सकते, अडियाला जेल में बानी पीटीआई से जलसा करने की इजाज़त उनको नहीं है। पीटीआई शिकवा कर रही है कि हमारे लोगों को गुमशुदा किया जा रहा है, और आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के घर पे छापा मारा गया है। ये कहना है उमर अयूब साहब का कि मेरे घर पे छापा मार के मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। तो ये ज़रा बताइएगा कि ये कई मुज़ाकरात के इम्कानात हैं भी या नहीं। मुझे तो ये लगता है शहजाद, 2 ही ऑप्शंस है ना, या तो बहुत बुरी एडवाइस मिल रही है हुकूमत को और एस्टैब्लिशमेंट को
या जो खान साहब की किताब थी कि इतना प्रेशर डालें कि दूसरा आदमी आपसे बात करने पे मजबूर हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ने इन्हीं की किताब से एक सफ़ा ले लिया है कि इतना प्रेशर इधर भी डालें कि हमारे से कोई बात फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं, लेकिन किसी जगह एक म्यूचुअल मिडवे पे आके बात होने की सिलसिला शुरू हो। देखिए, मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि खान साहब को भी अब देखना होगा कि सिर्फ रिएक्टिव रेजिस्टेंस करनी है या प्रोएक्टिव आपने स्ट्रेटेजिक कोऑप्टिंग भी करनी है पॉलिटिकल जमातों के साथ। एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि अगर इमरान खान बिल्कुल अकेले रहते हैं पॉलिटिकल एरिना में रेजिस्टेंस के, तो ये दबाव बढ़ता जाएगा और एक दीवानगी की हद तक बढ़ता जाएगा और ये अल्टीमेट एक बहुत बड़ा क्लैश होगा और उसका शायद इमीडिएट नुकसान ज़्यादा खान साहब को हो। क्योंकि देखिए, बहस अपनी जगह कि पीटीआई की एक प्रिंसिपल पोजीशन है कि 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी हुआ, उनकी प्रिंसिपल पोजीशन है कि हमारे साथ हाथ हुआ है, इसमें दो आरा नहीं है, सारे मानते हैं कि चीज़ें हुई हैं। बात ही अब आगे आपने कैसे जाना है। अगर तो आपने अकेले ही लड़ना है इस जंग को, तो शायद इस वक्त जो सड़क पे गरमाने वाली बात है वो नंबर स्ट्रेंथ नहीं है। पार्टी में अगर इस वक्त इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो बगैर इजाज़त लिए डिफाई करके रैलीज नहीं निकालती या जलसा नहीं करती, जो मौलाना साहब और बाकी बड़े आराम से करते हैं एंड दे गेट अवे विद इट। तो अगर आप सिंगल आउट हुए हुए हैं तो फिर आप पॉलिटिकल फोर्सेस को तो कोऑप्ट करें। जो अचकजई साहब वाला एक फॉर्मूला चला था, मेरा ख्याल है उसकी बड़ी हीट एकदम बननी शुरू हुई थी कि अगर पॉलिटिकल फोर्सेस एक साइड पे इकट्ठी हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम होगी सरकार के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए। अब फैसले बड़े करने होंगे। देखें, अगर स्ट्रैटेजी खान साहब की ये है कि ठीक है, फिर ये इतना जोर डालें कि इनको अल्टीमेटली हर हद क्रॉस करनी पड़े और जैसे हम बात करते हैं कि इस निज़ाम में अगर उनको हिस्सा नहीं मिल रहा तो बेहतर है कि सारा निज़ाम गिर जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे। रियली एवरीबडी हैज टू रिकैलिब्रेट। ये अगर एक साइड पॉपुलैरिटी का प्रेशर दिखाती है तो पावर पॉलिटिक्स में दूसरी साइड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का अपना पूरा हाथ दिखाती है। जो एक सेविंग ग्रेस है या जो रिलीफ मिल रही है खान साहब को, ये मिल रही है कि जुडिशरी का भी कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन अगर जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट खत्म ना हुआ एस्टैब्लिशमेंट के साथ और ये कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता गया तो ये एक बहुत बड़ी हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसका इमीडिएट गेन पीटीआई को होगा, उसका इमीडिएट नुकसान सबको जरूर होगा। खान साहब को भी देखना चाहिए कि इसको बहुत पॉपुलैरिटी की इंतहा पे हैं, वो बाकियों को भी कोऑप्ट करें। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइन योर डक्स इन अ रो। तो उनका नेचुरल अलायंस तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बनता है। मालिक साहब, जुम्मे के दिन भी जब उन्होंने गुफ्तगू की सहाफियों से तो कई बातें तो वही थी जो उन्होंने दोहराई कि अगर नून लीग से ही बात करनी है तो इसका मतलब ये होगा जब हम बातचीत के लिए बैठेंगे नून लीग को अपना मैंडेट हमारे हवाले करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि एपीसी जो हो रही है उसमें हमारी पार्टी ज़रूर शिरकत करे, हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू सुने। ऑल्दो वो कह रहे हैं कि मुझे इख्तलाफ है इस ऑपरेशन वाली चीज़ से, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी शिरकत इस पर ज़रूर होनी चाहिए। तो आपके ख्याल में वो एक ऐसा मूव था इमरान खान का कि जिसके बाद हुकूमत को कैश इन करना चाहिए था और आगे बढ़ानी चाहिए थी बात को? नहीं, बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हुकूमत क्यों एक्साइटेड होगी कि अगर खान साहब की एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतर हों? उसका इमीडिएट फॉलो तो हुकूमत के लिए है ना, उनको तो नुकसान ही नुकसान है। वो तो चाहेंगे कि हालात और ख़राब हों और हम और बिगाड़ पैदा करेंगे, इनका ना चले। लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। अगर खान साहब पॉलिटिकल अलायंसेज अपने बनाते हैं और एक पॉलिटिकल डायलॉग शुरू होता है तो एक मिड टर्म पोल्स ऑफ द रिकॉर्ड सारे बात करते हैं। देखिए, फरवरी में इलेक्शन गया इनके हाथ से, हम इस वक्त जुलाई में है। 6 माह तो शहजाद गुजर गए हैं, 6-8 माह और भी मुकदमात में गुजर जाएंगे और पर्चे बनेंगे, बेलें होंगी, व्हाटएवर। गवर्नमेंट के लिए साल सवा साल बड़ा इजी है खान साहब को अंदर रखना। अब अगर आप डायलॉग कर रहे हो और बिहाइंड द सीन्स अगर ये बात कल को तय हो जाए कि अच्छा यार मिड टर्म पोल कर लें 2.5 साल में या 3 साल में, तो 1 साल तो ऑलमोस्ट 8 महीने तो गुजर ही गए हैं। तो वो हर एक के लिए एक विन विन बन सकता है। सबसे बड़ा विन विन खान साहब के लिए होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ये ऐसा खौफनाक चीज चल रही है कि जिसमें एस्टैब्लिशमेंट एकदम कहेगी ठीक है जी खान साहब क्योंकि बहुत पॉपुलर है तो हम बात चले। मैं बार बार ये बात करता हूँ, पॉपुलैरिटी के अंदर सबसे ज्यादा फिक्र होती है उनको जिन्होंने उनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना है, जिनको पावर पॉलिटिक्स के अंदर
आपको थोड़े से और मल्टी डायमेंशनल आपको प्रेशर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। भूख हड़ताल एक प्रेशर है, लेकिन भूख हड़ताल एक डिफाइनिंग प्रेशर नहीं होगा। आपका रेजिस्ट करना एक प्रेशर है, लेकिन वो एक डिफाइनिंग फोर्स लेकिन आप जो बात कर रहे हैं मालिक साहब, वो इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। फिर नून लीग एक तरफ तो ये चाहेगी कि सियासी इस्तेकाम हो ताकि मुल्क माशी तौर पे आगे बढ़ सके, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर इस्तेकाम की ये कंडीशन है कि राब्ते हो एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के, तो वो भी नून लीग को गवारा नहीं गुजरेगा, क्योंकि वो क्यों चाहेंगे कि वो करीब आए आपस में। तो नून लीग फिर क्या करेगी इसमें? देखिए, खान साहब खुद एग्रेडाइज करते हैं बात। खान साहब ने जो कल या परसों बात की जर्नलिस्टों से, उन्होंने कहा कि दूसरी साइड को ये ख्याल है कि मैं आऊंगा तो मैं इदारे के अंदर बहुत तोड़-फोड़ करूंगा। मेरा यकीन है खान साहब नहीं करेंगे। आई एम कन्विंस कि खान साहब बड़े आराम से कोएग्जिस्ट करके डिस्टर्ब किए बगैर इक्वेशन दोबारा चीजें ठीक हो सकती हैं। मेरा ख्याल है मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है कि शायद ये अगर आ जाएंगे तो पता नहीं क्या उल्टा सीधा कर देंगे। खान साहब भी प्रैक्टिकल आदमी है और सारा जितना रगड़ा उन्होंने कहा है, आई थिंक ही इज वेरी क्लियर कि क्या चीजें होंगी क्या नहीं होगी। साबिक सदर मालिक साहब, क्योंकि आपने ये बात की कता कलामी की माजरत, साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने पहले तो शीरी मजारी के जो दिए गए इंटरव्यू है उस पर उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि इस मुल्क में ये हो रहा है, लेकिन आखिर में उन्होंने ये कहा है कि मैं कैदी नंबर 804 की तरफ से वादा करता हूँ बदला नहीं लेगा वो शख्स, दरगुजर करेगा और हल निकल आएगा। तो ये आरिफ अलवी साहब गारंटी ले रहे हैं। आपको लगता है कि आरिफ अलवी साहब की गारंटी इतनी मायने रखती होगी जो इस वक्त ताकतवर कुव्वत है उनके लिए? नहीं, अगर गारंटी ना भी ले रहे हो, मैं तो वैसे ही आप बात करता, आप भी शहजाद आपने बड़ा क्लोजली फॉलो किया खान साहब को, उनकी सियासत को भी हमने जाती तौर पे उनसे सैकड़ों मुलाकातें की हैं ओवर द ईयर्स, हमने देखा है वो डिटर्मिन्ड आदमी है, सख्त आदमी है, लेकिन ही ऑल्सो रियलाइजेस के पावर्स की हर एक की लिमिटेशन होती है। जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की लिमिट है, उस तरह सियासी पॉपुलैरिटी पावर की भी एक लिमिट है। और अब इस तमाम रगड़े के बाद उनकी ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, डीपर अंडरस्टैंडिंग है कि रियासत और ये तमाम जो सुतून है हर एक की इनहेरेंट पावर्स कितनी है। बातचीत ही हल है। मेरा ख्याल है खान साहब अगर इतना ही कर देना, जो ये वो उनका मंत्रा है कि मैं बात किसी से नहीं करूंगा, अगर वो इस पे आ जाए कि मैं बात करने पे तैयार हूं हर एक से, लेकिन मैं ये नहीं कहता, देखिए बात करना कॉम्प्रोमाइज करने में बड़ा फर्क है, बात करने में डील करने में बहुत फर्क है। बात करना डील करना नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग हैं जिन्होंने रेटरिक ऐसी बना दी है पीटीआई में कि जो बंदा बात करने की बात करता है उसको कन्विंस करते तो ये तो डील करने की बात कर रहा है, ये तो कह रहे हैं प्रिंसिपल पोजीशन से हट रहे हैं। यार आप बात करते हैं तो सोल्यूशन निकलता है। अगर आज बात करते हैं, मिड टर्म पोल्स भी हो सकता है, आज आप बात करेंगे तो कहीं जाएगा ना। अगर आप कहेंगे मैंने इससे बात नहीं करनी, वो कहेंगे हमने इससे बात नहीं करनी, तो आइस तो ब्रेक होनी जरूरी है। सही, वरना मामला तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आप समझते हैं कि डायलॉग होना चाहिए और आप समझते हैं कि इमरान खान को इस पर अपनी पॉलिसी बदलने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मुल्क को इस वक्त मुआशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम की शदीद ज़रूरत है। दोस्त ममालिक और आलमी मुआशी इदारे भी मुसलसल इसी ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं, मगर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी कशीदगी सियासी अदम इस्तेकाम में मुसलसल इजाफा कर रही है। और इसी चार्ज सियासी सूरत हाल में मुल्क में कल एक नई सियासी जमात का इजाफा हुआ है, जिसके बानी रहनुमाओं में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल समेत नून लीग के मुतादद नाराज़ रहनुमा शामिल हैं। जबकि ये दोनों वो सियासी रहनुमा हैं जिन्होंने नून लीग के तर्ज सियासत से मुतनफ़र होकर अवाम पाकिस्तान के नाम से नई पार्टी लॉन्च की है। और कल इस जमात की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए शाहिद खान अब्बासी ने ख़ास तौर पर नून लीग को निशाना बनाते हुए कहा था कि फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। असेंबली में बैठे ज़्यादातर लोग इलेक्शन हारे हुए हैं। पाकिस्तानी सियासत की नाकामी की सबसे बड़ी दलील ये है कि अवाम समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। जहां एक तरफ शाहिद खान अब्बासी ने मौजूदा सेटअप को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं अवाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम पर रद्द अमल में वफाकी वजीर अताउल्लाह तारर ने अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं को की साख पर सवालात उठाए। अताउल्लाह तारर ने अपने बयान में कहा कि आज अरबोंपति सरमायाकारों का इज्तिमा था जिसमें पुरानी टेप दोबारा चलाई गई। तज़ादात से भरपूर तकरीर करने वाले माजी में इक़्तिदार से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। अताउल्लाह तारर ने सवाल उठाया कि जब ये रहनुमा मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बरजमान थे तब क्यों खामोश थे? जिन लोगों में वफा जैसी सिफ्त ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? नून लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल समेत दीगर रहनुमाओं की वफादारी और साख पर सवालात उठा रहे थे। मगर अहम बात यह कि नवाज शरीफ ने 28 मई को अपनी तकरीर में शाहिद खान अब्बासी का नाम लेकर उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए कहा था कि शाहिद खान अब्बासी ने उनके साथ जेलें काटी
और उफ तक ना की। शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं जिन्होंने बड़ी मुसीबतें झेली हैं। 1999 में मेरे साथ जेलें काटी हैं, कभी उन्होंने उफ तक नहीं की, बड़ी बहादुरी के साथ काटी। शाहिद खाकान अब्बासी बहुत उम्दा इंसान थे, बड़ी जुर्रत के साथ उन्होंने जेल काटी मेरे साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, और उफ तक नहीं कभी किया उन्होंने। मैं दाद दूंगा, उनकी पीठ के पीछे बात कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने बहुत ही जुर्म के साथ, बहादुरी के साथ मेरा साथ भी दिया और जेल भी काटी और मसाइब भी बर्दाश्त किए। बहरहाल अब शाहिद खाकान अब्बासी अपनी अलग जमात कायम कर चुके हैं और देखना होगा कि ये जमात इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हो सकेगी या नहीं। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है शाहिद खाकान अब्बासी ने। अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तफसील से बात करेंगे अवाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से, कुछ तनकीद भी हो रही है आपके पुराने साथियों की तरफ से, लेकिन ज़रा सबसे पहले मैं ब्रीफली आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस पार्टी में आप 30-35 साल रहे और उसने पार्टी ने आपको वज़ीर आज़म भी बनाया, मिफ्ता इस्माइल साहब आपके साथी अवाम पाकिस्तान में हैं, उनको 2 मरतबा वज़ीर ख़जाना बनाया, तो वो क्या वजह थी जिस पर आपने सोचा कि अब पार्टी से जुदा हो जाऊँगा? क्या नज़रियाती इख्तलाफ था या शख्सियात से इख्तलाफ था? नहीं, शख्सियात से कोई इख्तलाफ नहीं था, ना कोई खफगी है ना कोई नाराज़गी है। बात जमात की सोच की है। हम शुरू से वोट को इज़्ज़त दो की सोच के साथ रहे हैं। जब जमात ने 2023 में फ़ैसला किया कि इक़्तिदार की सोच आई कि हर कीमत पर इक़्तिदार की तरफ जाएं, तो मैंने उस वक़्त ही मियाँ साहब को बता दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊँगा। ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है, उससे भी पहले की बात है। तो यही सारी वजह है। इसमें कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जमात फ़ैसला करती है उसका हिस्सा बन जाते हैं ना भी चाहते हुए, और वो आपका फ़ैसला हो जाता है। लेकिन कुछ बुनियादी बातें होती हैं जो ज़रा मुश्किल होता है। तो ये एक ऐसी बुनियादी बात थी कि कम से कम मैं इस सोच के साथ नहीं चल सकता था। और मतलब वो जो सोच थी वोट को इज्जत दो, वो आपके ख्याल में तब्दील हो गई? उसका मतलब ये है जैसे पीटीआई पहले एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे थी, आपको ये लगने लगा था कि अब आपकी जमात जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे होने जा रही है और कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वोट को इज्जत दो, ये मामला था? जी, वो जो हमारी सोच थी जिस पर अवाम हमारे साथ थे, उसमें एक तब्दीली आई और उसका असर हमने देखा कि इलेक्शन में उसका एक बड़ा वाज़ेह असर जमात की सियासत पर हुआ है। तो बहरहाल यही सारी बात है, इसमें कोई और चीज़ डालने की कोशिश न करें। सही। तो अता तारर साहब ने कल वैसे ये कहा है कि जब आप लोग बड़े ओहदों पे विराजमान थे तब आप लोग खामोश थे, उस वक्त आप लोग ओहदों से लुत्फअंदोज़ होते रहे, तो उस वक्त क्यों नहीं बात की इस हवाले से? जी अब अब्बासी साहब, मैंने सवाल ये किया कि कल अता तारर साहब ने ये बात की कि जब आप बड़े ओहदों पर विराजमान थे उस वक्त आप लोग खामोश थे और उस वक्त ओहदों से आप लुत्फअंदोज़ हो रहे थे। जी, मैं उनको बड़ा मशहूर हूँ, उनको हमारा बड़ा ख्याल है। वो हुकूमत के वज़ीर हैं, उनका काम है ये बात करना। लेकिन अगर मुझ पर कोई तनकीद का हक़ रखता है मुस्लिम लीग नून में, तो उनका नाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। जो वो बात कहेंगे मन वन कबूल है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो अपनी आखिरी तकरीर में भी आपकी लॉयल्टी पे बात की। उन्होंने कहा जब मैं जेल में था बड़ा मुश्किल वक्त देखा शाहिद खाकान अब्बासी ने और उफ तक नहीं किया। तो ये उनकी आखिरी तकरीर का तो ये हिस्सा था। जी, मैं उनका 35 साल का साथी हूँ और अगर मुझसे कोई गलती हुई है या मैंने कुछ ऐसी बात की है 35 साल में, बाकी तो हज़रात को इल्म नहीं है ना कि क्या होता रहा क्या नहीं हुआ। तो मियाँ साहब से एक ज़ाती ताल्लुक़ है जिसका मुझे बहुत एहतराम है और मेरी कोशिश है कि वो ज़ाती ताल्लुक़ बरकरार रहे। सियासत में असर होता है, ज़ाती ताल्लुकात पर भी असर होता है, लेकिन अब ये कोई सियासत दुश्मनी नहीं होती, एक सोच है। तो मेरी सोच बड़ी वाज़ेह है इस बारे में। और मियाँ साहब ने आखिर तक कोशिश की कि आप ना जाएं, पार्टी में रहें, और ये आखिरी कोशिश कब हुई मियाँ साहब की तरफ से? नहीं, मेरी 3-4 मुलाकातें हुई, मैंने अपनी सोच उनके सामने रख दी थी। वो मुझे जानते हैं, मेरी राय का एहतराम करते हैं। सही। तो मैंने उनसे कह दिया था कि मेरे लिए मुश्किल होगा इस सोच के साथ चलना।
राइट। चलें अब आपकी जो बातें आपस में होती हैं वो उसी तनाजुर में रहनी चाहिए। वो दो अफराद के दरमियान अगर एक बात हो तो वो सही कॉन्फिडेंस में रहनी चाहिए। सही है। अवाम पाकिस्तान की तरफ आते हैं। अब देखें, एक अरसे तक हमने देखा इस मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम चलता रहा, फिर थर्ड फोर्स थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको बड़ा वक्त लगा और इवेंचुअली जब वो भी राइज किए तो आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट की मदद से किए। अब इस पॉलिटिकल मैदान में या स्फेयर में आपकी जमात कहाँ से जगह बनाएगी? देखिए, सियासत एक सोच पे होती है। आज जो तीनों जमातें हैं उनकी सोच क्या है, वो बात तो कुछ और करेंगे, लेकिन तीनों जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं और कुछ डिलीवर नहीं कर सकी। मुल्क के हालात बदतर से मज़ीद बदतर होते गए। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि एक बेहतर सोच के साथ जो जमात आएगी वो मुल्क के मसाइल हल करने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि ये तीनों जमातों के पास कुछ अब है नहीं मुल्क को देने के लिए। वो कुर्सियाँ, इक़्तिदार की जंग है, कुर्सियों की जंग है। कुर्सियाँ तो मिल जाती हैं लेकिन मुल्क का भला नहीं हो सकता। लेकिन जो नारा आपने लगाया है आपकी पार्टी का है, बदलेंगे निज़ाम, ऑलमोस्ट वही नारा इमरान खान का भी था, तब्दीली का। लेकिन फिर हमने देखा, जैसे बात की कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ उस वक्त मिल गए सारी चीज़ों में, तो फिर आप कैसे टिके रहेंगे इस नारे पे और क्या फ़र्क होगा आपके नारे में उनके नारे में? जी, हम कोई नए लोग नहीं हैं, हमारी सोच बड़ी वाज़ेह है और मेरा ख्याल है जो लोग हमें जानते हैं वो उनको पता है कि हम अपनी बात और अपने असूल पर कायम रहने वाले लोग हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो गैर आइनी एक रिश्ता है हमारी सियासत के अंदर, एस्टैब्लिशमेंट का, सियासतदानों का, हुकूमत का, जुडिशरी का, इसने बेपनाह नुकसान मुल्क को दिया है। तो ये रिश्ते आइन के अंदर रहने चाहिए और सब मिलकर मुल्क के मामलात के लिए काम करें। आइन इसीलिए होते हैं कि इन रिश्तों को वाज़े कर दें और इन पर फिर सब अमल करें। तो हमने देखिए आज हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या किसी को मुल्क की परवाह है? मैं तो इस हुकूमत को देख लें, इससे पिछली हुकूमत देख लें, उससे पिछली हुकूमत देख लें, क्या उन्होंने कभी मुल्क की बात की है? वो सब इक़्तिदार, आज मुल्क की सियासत जो है वो नफरत में बदल गई है। गाली, पार्लियामान सिर्फ गाली गलोच की जगह है और मुल्क दिन ब दिन मामलात मुश्किल होते जा रहे हैं। लेकिन शायद अब्बासी साहब, जो आप ये बात करते हैं कि आइन पे चलने की ज़रूरत है, मदाखलतें ना हो, इस वक्त तहरीक इंसाफ का वो नुक्ता नज़र है, पहले आपकी जमात का वो नुक्ता नज़र था, अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कई जजेस का ये नुक्ता नज़र है, उस पर वो बड़ी बात भी कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो इसको इन्फोर्स नहीं करवा पा रहे हैं। आप एक नई जमात है, एक छोटी जमात है फ़िलहाल, आप ये बातें करके कैसे बावर करवा सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं ये चीज़? नहीं साहब, ये नुक्ता नज़र नहीं है, ये एक हकीकत है, ये आइन है। इसमें चॉइस नहीं होती कि मैं आइन पे अमल करूं या ना करूं। ख़राबियाँ हर निज़ाम में पैदा हो जाती हैं। हमारे मुल्क में लंबा अरसा मार्शल का रहा है, हर किस्म की हमने तजर्बे सियासत में किए हैं, हर इलेक्शन चोरी हुआ है, लेकिन उसने मुल्क को कुछ दिया है। तो अगर हम भी उस खराबी का हिस्सा बन जाएं तो फिर मकसद तो ना हल हुआ ना। तो मैंने ये कहा कि ये सियासत सिर्फ इक़्तिदार का नाम नहीं है, आप सुलूक पर रहेंगे, क्योंकि जो मामलात आज हैं, जो हम आइन तोड़ते हैं, जो आइन से दूर जाते हैं, ये तो इसने तो हमेशा मुल्क को नुकसान दिया है, तो इससे तो बेहतरी की कोई तवक्को नहीं है। तो उस मामले का हिस्सा बनना जहाँ बेहतरी की तवक्को ना हो, जहाँ मुल्क के लिए कुछ कर ना सकें, वो तो फिर एक बेमकसद बात है। लेकिन आप मुझसे बेहतर जानते हैं पाकिस्तान की सियासत को, जाहिर सी बात है, इतने साल आप एक बड़ी जमात में रहे, आपको पता है पाकिस्तान में वही जमातें बड़ी हुई हैं या कामयाब हुई हैं जिनमें 2-3 ट्रेड्स हमें नज़र आए। या तो वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी, उसमें कामयाबी हुई, या कैरिज्मेटिक लीडरशिप हो, उस वजह से जमात कामयाब होती है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हो। इन तीनों में से आपके पास क्या है बड़ी पार्टी बनने के लिए और एक कामयाब पार्टी बनने के लिए? देखिए, आप शायद वो जमातें कामयाब हुई हों, उनको इक़्तिदार मिला हो। अगर इक़्तिदार ही कामयाबी का नाम है तो यकीनन पाकिस्तान में लोगों ने इक़्तिदार हासिल किया है, या हम उसे कामयाबी कह सकते हैं। लेकिन क्या मुल्क कामयाब हुआ है? मुल्क तो नाकाम हुआ। तो आज कोई तो मुल्क की बात करने वाला हो। ये मुश्किल सफ़र होते हैं, ये लंबे सफ़र होते हैं। आइन का सफ़र हमेशा मुश्किल होता है, लंबा होता है, उसमें इक़्तिदार शायद ना भी मिले, लेकिन आखिरकार जो
कामयाबी होती है वो आइन की होती है। देखिए अब्बासी साहब, बात करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। जब आप एक सियासी जमात आप तो वैसे भी आके बात कर सकते थे, लेकिन जब आप एक सियासी जमात बनाते हैं तो फिर बात करने तक नहीं रहती ना। बात फिर होती है कि आप वाकई इक़्तिदार हासिल करें और इक़्तिदार में आके ही आप तब्दीली लाएंगे ना। बाहर बैठ के यहाँ पे इस मुल्क में कैसे तब्दीली हो सकती है? तो इक़्तिदार तो यकीनन आपका टारगेट होना चाहिए फिर। जी, इक़्तिदार बिल्कुल हमारा टारगेट है। हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, भरपूर तरीके से लेंगे। हम पार्टी को ग्रो कर रहे हैं, लोग होंगे जो इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन हमारे कुछ असूल होंगे कि लोग ऐसे हों जो मुल्क को कुछ दे सके, उसे लेने वाले ना हों, जो जिनकी शोहरत जो है वो ऐसी हो जिसको लोग कबूल कर लें, और सबसे बढ़कर कि आप एक असूल की सियासत करें। वरना इक़्तिदार की सियासत तो सबने की है ना। आज क्या मुल्क कामयाब हुआ है? आज कौन सी जमात कामयाब है? आज मुल्क के लोग भी परेशान हैं, जमातें भी परेशान हैं, मुल्क भी ज़वाल में है। तो कम से कम कोई तो बेहतर सोच रखने वाली बात करे। जी, इसमें अब्बासी साहब देखें, आपकी या मिफ्ता इस्माइल साहब की साख पे तो कभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन ये सवाल तो अब ज़रूर उठेगा कि एक आप आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन आप हो, मिफ्ता साहब हो, माशाल्लाह पैसे वाले लोग हैं, इस मुल्क के अशराफिया हैं। तो यही इस वक्त एक आम आदमी का मसला है कि उनके फैसले अशराफिया कर रही है और वो आम आदमी को कुछ उसका बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आप भी जब अशराफिया हैं तो आप कैसे उनके हक़ में फ़ैसले करेंगे, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे? मेरा अशराफिया से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कभी कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। नहीं, फ़ायदा हासिल करने के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आप बड़े बड़े पोजीशंस पे रहे हैं, अल्लाह ने आपको नवाजा भी बड़ा है। जी, मैंने मुल्क में सियासत में एक आम एमएलए की हैसियत से आया था और 35 साल का सफ़र है। उसमें जो उंगली आप उठाना चाहते हैं आप उठाएँ। मैंने 19 साल नैब की अदालतों में गुजारे हैं। ये सब एहतसाब हमने देख लिया है। जी, जो कुछ मैंने कमाया है, नहीं कमाया, मैं उस पर टैक्स पे करता हूँ। बिल्कुल सही है। मेरी कोई इनकम ऐसी नहीं है, मेरी कोई असासे नहीं है, मैंने कोई असासा ज़िंदगी में नहीं बनाया। मैंने कारोबार किया, एक कागज़ से शुरू किया, वो कारोबार कामयाब है। तो अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन है सियासत में तो शायद मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ। नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है अब्बासी साहब। लेकिन देखें, जब एक आम आदमी की बात होती है तो आम आदमी अब ये समझता है कि एक आम आदमी ही आम आदमी की बात समझ सकता है, और इसीलिए शायद ये मुल्क का हाल है। क्योंकि अभी भी इस बजट में भी आपने देखा कई ऐसे फैसले हुए जिसमें आम आदमी पर बोझ डाला गया, अशराफिया को बेनिफिट मिला। तो हाउ विल यू कनेक्ट विद द कॉमन मैन? जी, मैं 35 साल से हल्के की सियासत करता हूँ। जितना मैं जानता हूँ मुल्क के मसाइल, आम आदमी के मसाइल शायद इस मुल्क में कम लोग जानते हों। और आम आदमी, मेरा रोज़ ताल्लुक़, मैं जब कारोबार भी करता था तो हर आदमी से ताल्लुक़ होता है। तो आम आदमी के मसाइल आम आदमी जानता है, दूसरा आदमी जो कामयाब हो वो भी जानता है, और जो आदमी ज़िंदगी में कामयाब होता है, चाहे सियासत में हो या कारोबार में हो, वो उन मसाइल के हल भी जानता है कि इनको हल कैसे किया जाना चाहिए। तो मैंने एक सफ़र तय किया, एक तजर्बा हासिल किया है ज़िंदगी में भी, कारोबार में भी और सियासत में भी। तो मैं समझता हूँ कि आज जो मुल्क के मसाइल, और मैं आपको हकीकत से कहता हूँ कि हमें दुख इस बात का कि हमें हल नज़र आते हैं, लेकिन हल करने वाला नज़र नहीं आता, वो सोच रखने वाला नज़र नहीं आता आज की सियासत में। सही। और आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में या जहाँ पे भी पार्लिमानी सियासत होती है, हल्के का, इलेक्टेबल्स का एक बड़ा असर होता है। आपके ख्याल में ये बात अब पाकिस्तान की सियासत में कितनी रेलेवेंट है? क्योंकि 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हुए उसमें हमने देखा कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कोई जानता नहीं था, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन जीते। तो आपके ख्याल में ये पार्टीज़ में इलेक्टेबल्स का होना ये आज भी मायने रखता है या अब ये बेमायने हो गया है? नहीं, इसके मानी होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल 8 फरवरी के इलेक्शन ने साबित कर दिया कि सोच ज़्यादा हावी है, सोच अब हावी हो गई है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अब ये भी देखना पड़ेगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हालांकि मैं कुछ वजूहात की बिना पर इसके ख़िलाफ़ हूँ कि आप जो मुतनासिब नुमाइंदगी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसकी तरफ जाएँ। हमारी इतनी सियासत में पोलराइजेशन हो गई है कि हल्के की सियासत जो है वो अब दुश्मनियों में और बहुत बड़ी पैसे की खेल बन गया। तो उससे शायद आपको हकीकी नुमाइंदगी नहीं मिलेगी, और इलेक्शंस में जो रिज़ल्ट आएंगे वो अवाम की तर्जुमानी नहीं करेंगे। और अब्बासी साहब, रियलिस्टिकली आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी को पार्लिमानी कामयाबी कब तक हासिल हो सकती है? क्योंकि अभी मिसाल के तौर पे 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले 2-3 हमने नई पार्टीज़ देखी। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री ग्रुप बना, खटक साहब का नाकाम हो गए। IPP जितनी सीटों के दावे कर रहे थे उनको वो नहीं मिली।
तो इन पार्टी के हालात देख के आपको क्या लगता है कि जो बात आप कर रहे हैं आवाम तक कब तक वो पहुंचेगी और कब तक पार्लिमानी कामयाबी, मतलब आपका टारगेट क्या है इस हवाले से? देखें, वो जो जमातें बनती हैं वो मखसूस मकासद के लिए बनती हैं। वो इलेक्टेबल्स का एक गट होता है, एक कलेक्शन होती है इलेक्टेबल्स की कि जनाब ये बंदे इकट्ठे हो गए, आज जमात बन गई है। वो पक्की पकाई जमातें बनती हैं। ये अक्सर आप इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के फ़ौरन बाद जब हुकूमतें बनती हैं तो आप ये जमातें देखते हैं और ये लंबा सफ़र है इनका भी, और फिर वो जमातें गायब हो जाती हैं। तो हमारी जमात जो है ग्रास रूट्स की जमात है। अब इसको अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बन गई है, पार्टी हमने लॉन्च कर दी है। अब हम इसको ग्रो करेंगे और अगले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और उसके अंदर मुझे पूरा यकीन है कि एक सोच अवाम के सामने रखनी होती है। अगर अवाम उसे कबूल करें तो आपको कामयाबी होती है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मुल्क के लोग एक बेहतर सोच की तरफ आएंगे। सही। और आपको लगता है कि अब वो वक्त भी गुजर गया है कि जब एस्टैब्लिशमेंट्स पार्टियां बनाती थी, वो पार्टियां कामयाब होती थी? क्या ये सकत ख़त्म हो गई है और इससे भी आगे बढ़ चुके हैं? जी, अल्लाह करे वो वक्त गुजर चुका हो क्योंकि मैंने कल भी लॉन्च में भी कहा है कि हमारी बदनसीबी मुल्क की ये है कि 24 करोड़ लोगों में लोगों को तासर ये मिलता है कि कोई शख्स खुद पार्टी नहीं बना सकता, एस्टेब्लिशमेंट ही बनाती है जी। तो हमने सारे निज़ाम को इतना बदनाम कर दिया है कि आज सियासत जो है वो बदनामी का नाम समझा जाता है। तो वही जमातें कामयाब होती हैं जो हकीकी मानू में अवाम की ग्रास रूट से आएँ और अवाम की नुमाइंदगी कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। 18वीं तरमीम के बाद से मुख्तलिफ वफाकी हुकूमतें अपने अखराजात में कमी लाने के लिए मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के खात्मे या सूबों को मुंतकली की कोशिश करती रही हैं, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात के बायस अब तक कोई भी हुकूमत अपनी इन कोशिशों में कामयाब नहीं हो सकी है, जिसके बाद अब शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत ने भी अखराजात में कमी और हुकूमत की राइट साइजिंग के हवाले से कुछ अहम इकदाम उठाने का फैसला किया है। सराय के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 5 वजारतें, इदारों और कॉरपोरेशंस को जम या ख़त्म करने का फैसला किया है, जिसके लिए इदारा जाती इस्लाहात विंग ने 12 जुलाई तक वजारतों से जवाब तलब कर लिए हैं। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने दीगर वजारतों के हुजुम और अखराजात में कमी के लिए भी तजावीज़ तलब कर ली हैं। और ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि सूबों के अमूर से मुतल्लिक चलने वाली वजारतें और इदारे बंद कर दिए जाएंगे और सरकारी शोबों के बेशतर अमूर निजी शोबे या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाए जाएंगे। अहम बात यह कि इंतखाबी मुहिम के दौरान हुकूमत के अहम इत्तेहादी बिलाल भुट्टो ज़रदारी मुसलसल ये दावा करते रहे थे कि अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो 17 वजारतें ख़त्म करके उनका ये खर्च होने उन पर खर्च होने वाला 300 अरब रुपए आवाम पे खर्च करेंगे। ऐसे हैं जो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे मगर हुए नहीं। आज तक वो इस्लामाबाद में वो बड़े बड़े वजारतें कायम है, आईनी तौर पे उनका ज़रूरत नहीं है। तो मेरा इरादा है कि वो तमाम 17 जो मिनिस्ट्रीज़ है उनको इंशाअल्लाह ताला हम बंद करेंगे। कि जब मज़ीद चेक किया गया तो 100 अरब ने 300 अरब रुपया सालाना इन 17 मिनिस्ट्रीज़ में खर्च किए जाते हैं जो कि 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे। बिलाल भुट्टो ज़रदारी के अलावा वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी अब हुकूमत का ये मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं कि 18वीं तरमीम में सूबों को मुंतकिल होने वाली वजारतें बंद या ज़म होनी चाहिए। और अब हुकूमत ने 5 वजारतों पर हतमी फैसले के लिए इन वजारतों से जवाब भी तलब कर लिया है, लेकिन देखना होगा कि अब की बार इन वजारतों की बंदिश पर अमल हो सकेगा या नहीं, क्योंकि माजी में हुकूमतों को ऐसी कोशिशों में नाकामी का सामना करना पड़ा है जिसमें ब्यूरोक्रेसी को सबसे बड़ी रुकावट करार दिया जाता रहा है। आज भी द न्यूज़ में सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है और इस खबर के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी का हुजूम कम करना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का असल चैलेंज है। खबर के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी इससे पहले वफाकी हुकूमत के शहबाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। माजी में भी हमने देखा है हुकूमतें इस हवाले से दावा करती रही हैं। इस हुकूमत ने बजट डे पे भी ये कहा था फाइनेंस मिनिस्टर ने कि बहुत सारी वजारतें और महकमे हमें बंद करने पड़ेंगे वफाक में, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद
वो अब सूबाई सब्जेक्ट हैं। और इस हवाले से वो कहते हैं कि हमने कमेटी भी बना दी है और अब ज़राए से खबर आ रही है कि हुकूमत ने 5 वजारतें और इदारे जो हैं उनको या तो बंद करने का फैसला किया है या सूबों को मुंतकिल करने का फैसला किया है। अब ये होना तो ज़रूरी है, लेकिन शहबाज साहब इस हवाले से आप भी बहुत बात कर चुके हैं, ये कितना रियलिस्टिक है और क्या ये वाकई इस पर अमल दरामद हो सकता है या बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद इकबाल साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस बात के लिए बुलाया। देखिए, ये बात करने से पहले मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास एक चीज़ है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका एक डिवीजन है फेडरल गवर्नमेंट में। अब हमने रिसेंटली अभी एक नया डिवीजन बना दिया है SIFC। तो मेरा कहना पूछता सवाल ये है कि जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो SIFC को अलग क्यों रखा गया? तो आपने तो कम करने की जगह बजाय एक ऐड किया है। मैं SIFC के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो बात करने की अलग होती है और कहने की अलग होती है। ये जो आपने फेडरल गवर्नमेंट में कहा कि हम कम कर देंगे, मैं आपको आज मेरी बात रिकॉर्ड पे कर लें, ये एक चपरासी भी कम नहीं कर सकते। उसकी वजह है इसकी वजह ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रियां हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह डिजाइन कर लिया है कि वो ऑटोमेटिकली बाकी रहेंगी। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए कि जो हेल्थ का सेक्टर है, फॉर एग्जांपल हेल्थ ले लें। अब हेल्थ में जो हेल्थ पोजिशन सब्जेक्ट है, मगर उन्होंने इसको ऐसा गोल मटोल करके और गोल घुमा के एक हेल्थ का एक सेक्रेटरी बना हुआ है, वो डिवीजन बनी हुई है और वो वहां रहेगी। सिमिलरली आप ले लें और आर्गुमेंट से एजुकेशन का, तो एजुकेशन की भी डिवीजन जो है वो रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। तो ये बातें करने वाली बातें हैं, बिल्कुल ये कभी भी नहीं कर सकेंगे और ये इनको समझना चाहिए। इसका इलाज मैं बताता हूँ आपको। इसका इलाज ये है सर कि जो नई दुनिया की सिस्टम होती है गवर्नेंस की, उसमें ये होता है कि मिनिस्ट्रियां नहीं होती बल्कि रेगुलेटर होता है। तो मुझे आप ये बताइए कि आपको नेपरा है, आपके पास ओगरा है, आपके पास SCCP है, आपके पास FBR है, ये रेगुलेटर्स हैं और इन रेगुलेटर्स को आप एम्पावर करें और मिनिस्ट्रियों को खत्म कर दें, इनके साथ कंसर्न मिनिस्ट्रियों के साथ रेगुलेटर को अलाइन करें और रेगुलेटर्स को इस्लामाबाद से निकालकर उनके रेलिवेंट जगहों पे पहुंचाएं। फॉर एग्जांपल ओगरा जो है, ओगरा का कोई रीजन नहीं है कि वो इस्लामाबाद में हो। SCCP का जो स्टॉक एक्सचेंज वाला रीजन है, उसका कोई रीजन नहीं है कि वो इस्लामाबाद में हो। शहजाद, आप मुझे समझा दो कि क्या जो सेक्रेटरीज जो नीचे वाले बैठे हैं वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को और इन लोगों को क्या वो ये अलाउ करेंगे कि उनके बंगले, उनकी गाड़ियां, उनकी चीजें खत्म हो जाएं? ये कमेटी खेलना तो बड़ी अच्छी बात होती है ना। कमेटी बन गई, खत्म हो गई बात, एक कमेटी और बन जाएगी। उस कमेटी खुद एक ब्यूरोक्रेसी है ना जी। जो आप बात करें शहबाज साहब, बड़ी अहम है। आप कह रहे हैं कि एक छोटे से मुलाजिम को भी फारिग नहीं कर सकते, वजारतें बंद करना तो दूर की बात है, लेकिन जो आप तजवीज़ दे रहे हैं फिर उसमें भी अमली तौर पे तो यही होगा कि बहुत सारे लोगों को निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? अगर आप कह रहे हैं कि रेगुलेटर को एम्पावर करें और जहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वो तमाम इस्लामाबाद में हो और मिनिस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दें, जब मिनिस्ट्रीज़ ख़त्म करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? फिर इस पर अमल कैसे हो सकेगा? नहीं, लोग देखिए दो बातें थी, दो अलग बातें। लोग कहाँ जाएंगे एक अलग सवाल है और मिनिस्ट्रियों को उनकी जगहों पे मुंतकिल करना ये एक अलग सवाल है। अब सवाल ये है कि एजुकेशन के अंदर क्या चीज इस्लामाबाद में रहेगी, ये फैसला करें ना। क्या हमारे पास क्लैरिटी है? क्या हमारे पास क्लैरिटी है कि एजुकेशन में क्या चीज इस्लामाबाद में रहेगी? बताएं मुझे। तो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन है। अब हायर एजुकेशन कमीशन तो है। अब जो आज मिनिस्ट्री जो इस्लामाबाद में एजुकेशन वाली साइड है, वो जो डिवीजन है वो क्या कर रहा है? सवाल तो ये है ना, वो क्या है? तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ शहजाद, आप जरा इनको डिवीजन जो आज बाकी रह गए ना, देखिए मेरी बात सुने, आप कभी ब्यूरोक्रेट को बेवकूफ नहीं समझे। ये 18वीं तरमीम 2010 में आई थी ना जी। आज कितने साल हो गए? 14 साल हो गए ना जी। तो 14 साल में ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया है? ब्यूरोक्रेसी ने इनके नाम इस तरह चेंज किए हैं कि वो अब अगर वो 25 थे तो अब 28 हो गए। मेरी बात समझिएगा क्या कह रहा हूँ? सही। तो ये जो क्योंकि उन्होंने अब नई नई कहानियां हो जाते हैं। सही। तो ये जो बिलावल साहब ने भी कहा था शहबाज साहब इलेक्शन से पहले कि अगर हम हुकूमत में आए 17 वजारतें बंद करेंगे, 300 अरब रुपए बचाएंगे, ये होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मैं एक बात आपको सिंपल कह रहा हूँ, मेरी बात थोड़ी सी डिफरेंट है जी। मुझे 300 अरब का मसला नहीं है, मगर वो जो मिनिस्ट्री के नाम पे भत्तागीर बैठा हुआ है ना, बेसिकली
मुझे उससे मसला है जो हमारे कामों को रोक रहा है। मेरा पॉइंट व्यू ये कहने का है, ये जो विदेशियां हैं ये कामों को रुकवा रही हैं, चला नहीं रही। इनएफिशिएंसीज हैं, इनएफिशिएंसीज पैदा हो रही हैं जी, नहीं है, ये रुकावट है किसी भी अच्छी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में। सही। मुझे एक बात बताएंगे शहबाज साहब, क्योंकि आप भी उस वक्त पीटीआई हुकूमत में एफबीआई चेयरमैन थे, तो उस वक्त इशरत हुसैन साहब ने इस पर बड़ी वर्किंग की थी, वो टास्क फोर्स थी रिफॉर्म्स की, जिसमें उन्होंने कहा कि 40। मुझे नहीं, एक बात बताओ शहजाद, मैं सुन के तंग आ गया हूँ, क्या वर्किंग की थी वो आपके सामने है कहीं? उनकी जो सिफारिशात थी वो तो मेरे सामने है इस वक्त। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, उसकी कैबिनेट से मंजूरी भी हो गई थी, अमल दरामद क्यों नहीं हो सका उस वक्त? मुझे एक बात बताएं, सिफारिशात तो अपनी जगह पर है, उन सिफारिशात को किसने रोका था? गालिबन ब्यूरोक्रेसी नहीं रोका था, यही बात आई थी सामने उस वक्त। तो फिर अब 3.5 साल तक इमरान खान की गवर्नमेंट रही, इशरत साहब मिनिस्टर रहे, तो वो सिफारिशात पे अमल क्यों नहीं हुआ? मैंने जब कहा था कि 15,000 लोगों को मुझे फारिग करने दें, तो क्यों नहीं किया था? सही। और अब भी आपको लगता है कि ये शहजाद, सवाल ये कि ये बिला वजह की बातें हैं जी। आप एक पता है क्या होगा, अब पता है क्या होगा? अब होगा ये कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड बनेगा इस कमेटी, ब्यूरोक्रेसी को किसी तरीके से बचा के ले जाएगा और हम और आप ऐसे ही देखते रह जाएंगे। सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। मुल्क की आला अदालतें, सियासी जमातें, इंसानी हकूक़ की तंजीमें और मीडिया तवील अरसे से जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, मगर अफसोस के साथ इस सब के बावजूद मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। कभी किसी सहाफ़ी को लापता कर दिया जाता है, कभी कोई शायर गायब हो जाता है, तो कभी सियासी जमात से वाबस्ता अफराद की गुमशुदगी के इल्ज़ामात सामने आते हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर और मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट के रुकन रिजवान अहमद और उनके भाई की गुमशुदगी को 3 रोज़ हो चुके हैं, मगर 3 रोज़ बाद भी उनका कोई अता पता नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रिजवान अहमद और इनके भाई की गुमशुदगी पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि FIA के एहलकारों ने उन्हें जुम्मे के रोज़ गिरफ्तार किया था। ताहम अभी तक किसी इदारे ने रिजवान अहमद की गिरफ्तारी जाहिर की है और ना ही इनके ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात की तफसील सामने आई है। जबकि मोहम्मद रिजवान के वकील ने हमें बताया है कि मोहम्मद रिजवान इस्लामाबाद के किसी थाने में गिरफ्तार नहीं है। पुलिस ना ही रिजवान से मुतल्लिक कोई तफसील दे रही है और ना ही उसकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने जा रही है। अहम बात यह कि रिजवान अहमद पार्टी में मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियां संभालते थे, जिसके लिए उनका न्यूज़ प्रोग्राम्स की टीमों से मुसलसल राब्ता रहता था। इसलिए उनकी गुमशुदगी पर जहां रिजवान अहमद के अहले खाना शदीद परेशान है, जिसमें उनकी 2 छोटी बेटियां भी शामिल हैं, वहीं मीडिया के लिए भी उनकी गुमशुदगी हैरानी और तशवीश का बायस है। और अलमिया यह है कि यह सब उस वक्त हो रहा है जब कुछ ही रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फराद की गुमशुदगी के केस में एग्जीक्यूटिव से मुतल्लिक अहम रिमार्क्स और अहकामात जारी किए थे, जबकि इससे पहले साफ़ी मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने जबरी गुमशुदगी को बगावत करार देते हुए रिमार्क्स दिए थे कि आइन के तहत चलने वाले मुल्क में जबरी गुमशुदगियाँ नाकाबिले कबूल हैं, इस पर बगावत का मुकदमा बनना चाहिए। मगर अदालतों के अहकामात के बावजूद जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी है। ना हुकूमत इसे रोकने में कामयाब हुई है, ना रियासत इससे कुछ सीखी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।